हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सोच से मंजिल तक। और आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट एंड आई वेलकम ऑन द शो नित्या सिंगल मैम। Thank you. Glad to be here. एंड मैम अपने बिजी टाइम में से इस पॉडकास्ट के लिए यहाँ पे आई हैं। हमारी रिक्वेस्ट को मैम ने एक्सेप्ट किया और हमारे कोई अपॉर्चुनिटी दी कि आज हम मैम से जानेंगे राइटिंग कैसे मैम का पैशन बना है, एंड ये भी जानेंगे कि हीलिंग एट होम नित्या के नुस्खे जो मैम की किताब है वो क्या है, किताब उसमें क्या चीज़ें मैम ने लिखी हैं। एंड आई एम रियली एक्साइटेड। मुझे मैम सबसे पहले ये बताइए कि आप एक यू ओन अ लेगेसी, राइट? आई मीन I don't know. I do want to create one. I don't know if I own one. I am pretty much sure because we know the single family from very long time, and they have created a legacy. Yes, I agree with you. We have very big boots to fill. I don't know about other things, but the family brings with it certain values which keeps our due north very correct. And I'm grateful to the kind of ancestors we have, both before my marriage when I was a Khemka girl and as a Singhal daughter-in-law. I've learned a lot from the elders, and they do have a beautiful legacy of giving back to community, creating value in community, uh, giving a lot of pride to the society they belong to, and creating that pride in the generations to come within and outside the family. So anyone who associates with us becomes a part of the family. So it's nice to be here today. थैंक यू सो मच मैम। एंड मैम से बात करके मुझे फील नहीं हुआ कि शी इज़ सो डाउन टू अर्थ। एंड मुझे इसी चीज़ से जानना है मैम कि क्या आपका राइटिंग में कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ, एंड व्हाट इज़ द गोल बिहाइंड दिस राइटिंग जर्नी? तो शब्द मेरे बचपन से ही साथी हैं, आज से नहीं। मुझे किताबों का बचपन से ही बहुत शौक़ रहा है। इंसानों से ज़्यादा किताब जो है वो डिपेंडेबल होते हैं। आप उनमें जो लिखा होता है वो आपको कभी सपनों की दुनिया में ले जाता है, कभी आपको जो सच्चाइयों से आप परिचित नहीं होते हैं उनसे रूबरू कराता है। किताब के पन्नों में आप घंटों जी सकते हैं, आप कभी अकेलापन नहीं महसूस करते हैं। मैं हमेशा ये सोचती थी कि ये जो किताब लिखते हैं उनके मन में क्या हो। और मेरे कुछ ऐसे बदमाश दोस्त हैं जो मेरे पीछे लग गए कि तुम लिखती अच्छा हो, बोलती अच्छा हो, तुम लिखती क्यों नहीं हो। बहुत सालों से सोचा था कि लिखना चाहती हूँ, डर लगता था, बहुत डर लगता था कि कौन पढ़ेगा। तो मेरे परिवार वाले, मेरे दोस्त सब बोलते हैं कोई और ना भी पढ़े हम तो पढ़ ही लेंगे। फिर एक जज्बा ये भी था कि कुछ ऐसा लिखा जाए जिससे और जीवन में हम परिवर्तन ला सकें, हम ज़्यादा जीवन को छू सकें, 100 से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। किताब तो ऐसा ज़रिया है कि आप लाखों जीवन को छू सकते हो। एंड आई थिंक वही मेरी प्रेरणा रही है इस किताब को लिखने। मेरे एक फ्रेंड ने कहा था कि तुम्हारे नुस्खे इतने अच्छे हैं, हमारे बच्चे उनको आजमाते हैं, लंबे समय तक हमें दवाइयाँ नहीं खानी पड़ती हैं क्योंकि तुम्हारे नुस्खों से हमारी तबीयत जल्दी ठीक हो जाती है, और आप अपनी हेल्थ को सुधार सकें और अच्छा रख सकें। जब भी हेल्थ बिगड़े आपको हर बार ये ऐसा नहीं लगे कि आपको कोई दवाई ही खानी पड़े। मगर मेरे नुस्खे ऐसे नहीं हैं कि आपको डॉक्टर के पास न जाना पड़े। अगर आपको कोई बहुत तकलीफ़ है तो डॉक्टर भी आपको इलाज देते हैं और वही आपको पूरे तरह स्वस्थ कर सकते हैं। पर मेरे नुस्खे जो हैं वो आपकी छोटी मोटी बीमारियां, कुछ बड़ी बीमारियां भी उसमें सारथी होते हैं और उससे आपको पूरी तरह से बाहर निकालते हैं। मैम ये आपकी बातें सुन के ना मुझे मेरा स्कूल का टाइम याद आ गया। सो इन स्कूल वी हैड अ सब्जेक्ट रिलेटेड टू योगा। ओके। एंड हमारे योगा टीचर थे, सुंदरलाल डक नाम था उनका, एंड ही यूज्ड टू गिव अस ऑल दीज स्मॉल रेमेडीज एट होम। एंड मेरे को बहुत ज़्यादा शौक था उस टाइम पे, बिकॉज आई यूज्ड टू मेक अ फुल रजिस्टर, एंड मैं छोटे छोटे रेमेडीज़ वो लिखता रहता था। एंड आई हैव सीन दिस इन द फैमिली ऑल्सो दैट
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए आप हमेशा मेडिसिन पे रिलाई नहीं कर सकते. यू हैव टू हैव सम होम रेमेडीज़ रेडी. एंड ये जो आयुर्वेदा है हमारा एंड हमारी कल्चर का पार्ट है, इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड आई ट्रूली बिलीव कि कुछ चीज़ें हील करी जा सकती हैं थ्रू द राइट एनवायरनमेंट एंड थ्रू द राइट होम रेमेडीज़ ऑल्सो. सो आपका इसमें होम रेमेडीज़ में इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? मुझे कुछ बैकग्राउंड स्टोरी बताओ कि आपने बचपन से इस चीज़ के बारे में सुना है या कैसे आपने गैदर करी इसमें इंफॉर्मेशन? मेरी दादी जो थी वो हमेशा ये, जब भी हम कहते थे अरे दादी आज पेट दुख रहा है, अच्छा पेट दुख रहा है, चलो चलो नीचे चलो अमृत धारा खा लो मेरे संग. तो दादी अमृत धारा से क्या होगा? अच्छा ठीक है अमृत धारा नहीं खाना है, पुदीन हरा खा लो. नहीं दादी उससे ना बहुत ढकारें आती. अच्छा तुम्हें ये नहीं खाना है, तुम इससे मुंह जल रहा है, चलो मैं चीनी के संग अमृत धारा खिला देती. उन्होंने हमेशा हमें बोला कि दवाई खाने से पहले एक बार कोशिश करो कि नेचर तुम्हें कैसे हील कर सकता है. ये सब चीज़ें नेचर में पाई जाती हैं. हम बहुत इजीली एलोपैथी में बिलीव कर लेते हैं जो 500-700 साल पुरानी चिकित्सा का सोर्स है. मगर जो आयुर्वेद है, जो हमारे हर्ब्स हैं, आप रामायण के समय में भी आप संजीवनी बूटी का नाम सुनते हैं. हम दादी की कहानियों से, दादी के नुस्खों से सीखते हुए और इस लेगेसी को आगे ले जाना चाहते हैं. मेरी दादी इसका एक बड़ा हिस्सा थी, मेरी नानी इसका एक बड़ा हिस्सा थी. शादी करके आई तो किस्मत से मेरी मदर इन लॉ भी इसका बड़ा एक हिस्सा है. उनसे भी बहुत सीखने को मिला, उनके फ्रेंड्स से बहुत सीखने को मिला. और जब आप किसी चीज़ में उतरते हो तो आप बहुत ऐसे लोगों को मिलते हो जो आपके ही सोच में रमे हुए होते हैं और उनके इनपुट से भी बहुत कुछ सीखने को मिला. तो मतलब ये जर्नी मेरी आज की नहीं है, लिखी किताब मैंने ज़रूर आज है, मगर ये जर्नी मेरे बचपन की है. और ये जितने नुस्खे हैं इसमें, ऐसा कोई नुस्खा नहीं है जो मैंने खुद आजमाया ना हो. हर नुस्खा या तो मैंने स्वयं पे आजमाया है, बच्चों पे आजमाया है, और ऑफ कोर्स दोस्त तो होते ही हैं गिनी पिग्स, उन पे आजमाया है. इनफैक्ट मेरी किताब में मैंने एक छोटी स्टोरी लिखी है इंट्रोडक्शन के कुछ पन्नों में, जिसमें मेरा एक यहाँ पे फ्रेंड है, बच्चा है, छोटा है हमसे काफ़ी, पर हमारे संग घूमता है और फिल्म मेकिंग में है. तो उसको स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत होती है. और एक दिन हम लोग सब 10-12 जन जा रहे थे पिक्चर देखने, और वो हमेशा समय पे आता है और हम सबकी मदद करता है क्योंकि छोटा है. पता नहीं क्या हुआ उस दिन, वो आया नहीं. मैंने 2-3 बार फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया. मुझे पता चला कि मेरी एक दूसरी फ्रेंड उसे हॉस्पिटल ले गई है क्योंकि उसका बीपी सडनली बहुत तेज़ हो गया. जब वो आया तो भी वो पसीने पसीने हो रहा था, दवाई खाने के बाद, सब खाने के बाद. मैं सोची इस उम्र में ये हालत. और आज की जो सदी है, बच्चे जो है पूरे दिन दौड़ भाग कर रहे होते हैं और जीवन जो है कष्टमय है, लोगों की आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं जो है आसमान छू रही हैं. इसलिए मुझे लगा कि मैं उसे एक बार कोशिश करूं एक नुस्खा देने की. मैंने उसे कहा कि मेरा एक नुस्खा आजमाओगे? और उसने कहा हाँ बिल्कुल. उसे मैंने द्राक्षासव दिया. द्राक्षासव एक ज़्यादा कुछ नहीं, उसमें काले द्राक्ष का बनता है, बहुत गंदे स्वाद का होता है. और अगर उसको आप सुबह शाम 1-1 चम्मच पानी में डाल के लो तो आपका जो रक्तचाप है वो सामान्य हो जाता है. ना ऊपर जाता है बीपी, ना नीचे आता है. सॉर्बिट रेट नीचे लाती है मगर ये बीच में रखता है. आप आयुर्वेद का कमाल देखिए. और उसने आजमाया, उसने मेरी बात सुनी, और मेरे ख्याल से 6 महीने हो गए होंगे इस बात को, अभी भी उसका सही चल रहा है. उसको बीपी की दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ रही. तो अगर हम कोई चीज़ जल्दी पकड़ते हैं तो फिर वो लंबे समय तक हमें फ़ायदा देती है. कुछ चीज़ें आयुर्वेद में टाइम लेती हैं और अगर अर्ली स्टेज में है तो शायद इजीली वापस रिवर्स हो सकती हैं या क्योर हो सकती हैं थ्रू अ लॉन्ग ट्रीटमेंट टू आयुर्वेद. बिल्कुल बिल्कुल. और आयुर्वेद का ये है कि जैसे खाना पेट में जाते ही आपको संतोष नहीं देता है,
वैसे ही आयुर्वेद के कुछ नुस्खे ऐसे होते हैं जिनको लंबे समय तक आजमाने से वो बीमारी या तो आती नहीं है या जड़ से उखड़ जाती है। कई बार कुछ दवाएं नहीं भी लगती हैं, वो आपके शरीर के हिसाब से होती हैं। हर दवाई आपको लग जाए ज़रूरी नहीं है, जैसे एलोपैथी की नहीं लगती, कुछ आयुर्वेद की नहीं लगती। मगर मुझे ये हमेशा लगता है कि पहले हम क्यों नहीं आयुर्वेद को आजमाएं। अगर हमारी स्थिति कुछ ऐसी ना हो कि हम एकदम इमरजेंसी के स्टेट में हो जहाँ हमें ऑपरेशन ही करवाना पड़े या कुछ, अगर हम थोड़ा सा रुक सकते हैं तो क्यों ना हम नेचर को आजमाएं, मेडिसिन से थोड़ा परे रह जाएं। मैम आपसे बात करते करते ना आपके हर सेंटेंस में एक पोइट्री भी है। So, मुझे ये भी आपसे जानना है कि आपका पैशन क्या है, मतलब व्हाट इज़ नित्या सिंगल्स पैशन। जैसे आपने बताया राइटिंग, इसके अलावा जैसे आप अभी हम पहले डिस्कशन कर रहे थे तो आपने बताया थिएटर के बारे में भी आपने मुझे बताया। सो थिएटर और पोइट्री में आपका इंटरेस्ट है, ये मतलब कैसे डेवलप हुआ एंड कैसे आपने इसको क्या चीज़ परस्यू करी है, हाउ डिड यू डू थिएटर्स? सो आई थिंक आई विल से वी आर अ लकी जनरेशन, वी हैड अ चाइल्डहुड। हम बचपन में फॉरेन लोकेशंस पे जाते ना जाते, कभी जाते भी थे कभी नहीं भी, पर दादी के घर ज़रूर जाते थे, नानी के घर ज़रूर जाते थे। अब गर्मी की छुट्टियों में सारे दोस्त खाली होते थे, सारे एकजुट हो जाते थे और हम लोग का एक ही काम था कि बड़ों का सर कैसे खाएं। इसका क्या मतलब था कि हम शोज़ बनाते थे, जिसका जो टैलेंट था, कोई गा अच्छा सकता था, कोई अभिनय अच्छा कर सकता था, कोई नाच अच्छा सकता था, सबको एक संग करके हम शो करते थे। उसकी टिकट्स घर वालों को 10 रुपए में बेचते थे और सबको बिठा के उनको उनका मनोरंजन करते थे। उससे पता चला कि इसमें एक तो मैनेजरियल स्किल्स आते हैं, मार्केटिंग स्किल्स आते हैं, टैलेंट आता है, और इसकी प्रेरणा कुछ कुछ स्कूल से मिली। हम आई स्टडीड इन अ कॉन्वेंट स्कूल वेयर लैंग्वेज स्किल्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, एवरीथिंग वाज टॉट टू अस इन स्कूल। आजकल के जैसे ना पेरेंट्स के पास उतना समय होता था कि वो आपके संग बैठ के 1000 क्लास लगवाएं, और हम हाथ में कहाँ आते थे, हम तो किसी पेड़ पे बैठे पढ़ रहे होते थे। बड़े शहरों में ये हाल था तो छोटे शहरों में भी रहा ही होगा। आई थिंक मेरा थिएटर का शौक़ जो है वो स्कूल से आया। हमारे स्कूल में एनुअल प्ले होता था एंड आई ऑलवेज टुक पार्ट एंड आई ऑलवेज गॉट अ गुड रोल। एंड आई सपोज़ माँ बाप के संग ड्रामा करते करते स्टेज पे उतर ही आता था। जब बचपन में आपको कोई हिचक नहीं होती है तो वो अपने आप ही निखर के आ जाता है। डांस का मुझे बहुत शौक़ था, पर मेरे फादर को बिल्कुल पसंद नहीं था कि हम स्टेज पे डांस करें, पर मैंने भरतनाट्यम किया है बिकॉज आई एम फ्रॉम द साउथ, आई एम फ्रॉम बेंगलोर। कथक भी कुछ साल सीखा, पर भरतनाट्यम में ज़्यादा इंटरेस्ट था। मेरे को वेस्टर्न डांसेस में भी बहुत इंटरेस्ट था। तो मेरे एक फ्रेंड थे शोनेल, उनके फादर रवि अंकल हमको सिखाते थे, और हम दो थे तो हम दोनों को बचपन से उन्होंने डांस सिखाया। अब कोई चीज़ आप बचपन से सीखे, थोड़ी बहुत भगवान ने लचक वचक दी होगी, सीख गए। मज़ा भी बहुत आता था, पर स्टेज पे हमको डांस करना बहुत अलाउड नहीं था। गाने का शौक़ इसलिए था, पापा को गज़लों का शौक़ था, वो गा नहीं पाते थे तो हमें बैठ के गवाते थे। जिस उम्र में गालिब का ग नहीं समझ में आता था, वहाँ उनकी शायरी गाते थे। ये बचपन आज के दिन थोड़ा मिसिंग लगता है। हमारे बच्चों में ये बचपन, कोशिश ज़रूर की कि उनको भी बहुत चीज़ों का शौक़ हो। आपने पूछा मेरा पैशन क्या है, मेरा पैशन है सीखने का। कोई नई चीज़ दिखती है और बस पैशन उस दिशा में बहने लगता है। हर चीज़ सीखने का पैशन है, अपने आप को बेटर करने का पैशन है। ऐसी कोई शर्म नहीं है कि आपसे कोई छोटा बड़ा हो, आप उससे सीख नहीं सको, और हर नई चीज़ सीखने का पैशन है। मुझे फ्लोरिस्ट्री भी बहुत पसंद है। लिखना तो अब नया शौक़ पाला है मैंने, पर मुझे हर चीज़ का बहुत शौक़ है, नई चीज़ें सीखने का बहुत शौक़ है, और फिर उनको कंटिन्यूड रखने का भी बहुत शौक़ है। दिस इज़ द ट्रू क्वालिटी ऑफ अ लीडर कि वो नई चीज़ें सीखता है और दूसरा को सिखाता भी है। तो इट्स अ टू वे प्रोसेस। पहले तो आप खुद क्यूरियस होना बहुत ज़रूरी हो, क्योंकि तभी आप कोई नई चीज़ सीखोगे। एंड जैसे आपने बुक लिखी तो आप ये चाहते हैं कि भाई जो चीज़ मैंने सीखी है वो दुनिया के साथ मैं शेयर करूँ और दूसरे लोग भी उसको सीखें। सो ये जो लीडरशिप की क्वालिटी है मैम आपकी,
ये लीडरशिप की क्वालिटी आपको एज अ बिजनेस में भी आपको फ़र्क इससे कुछ मिला है? एंड व्हाट इज़ योर ट्रू साइड ऑफ अ बिजनेस? सो व्हाट थिंग्स डू यू हैंडल एज अ सिंगल फैमिली में होने के बाद? ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपने हैंडल करी इन द बिजनेस पार्ट, वो भी हमारे को कुछ तो बताइए। हम मेरे फादर मेरे को हमेशा बचपन से कहते थे कि मारवाड़ी के खून में बिजनेस होता है। मैं ईयर के साइड से मारवाड़ी हूँ और बॉर्न इन साउथ हूँ, तो एम्बिशियसनेस बहुत थी हम लोग के ग्रुप में। सब में एम्बिशन बहुत था कि कुछ कर गुजरना है जीवन में, खाली ज़िंदगी को व्यर्थ नहीं करना है, कुछ करना है, कुछ मीनिंगफुल करना है अपनी लाइफ के संग। यहाँ आई तो फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। मेरे फादर इन लॉ जो हैं उनका विज़न बहुत ही दूरदर्शी है। वो चीज़ों को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। और कुछ ऐसा होता है कि हमारे खून में बिजनेस है, हमको इस चीज़ को समझने के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जिसमें मैंने बिजनेस मैनेजमेंट और फाइनेंशियल एनालिसिस एंड मैनेजमेंट फ्रॉम IIM किया हुआ है। पर आई डोंट थिंक किताबों से आप बिज़नेस सीख सकते हो। बिज़नेस आपको, हमको तो 15 साल की उम्र से शॉप फ्लोर पे जाके काम सीखना ज़रूरी था। हमारे फादर खेल खेल में ले जाते थे। पढ़ाई के बाद में दादाजी का भी काम मैंने संभाला। शादी के बाद कुछ अरसे तक बचे हुए तो काम से थोड़ा सा बैक सीट लिया। फिर मैंने इंसेप्ट डिज़ाइंस शुरू किया, जो एक ब्रांडिंग कंपनी थी। तो मैं कंपनीज़ को रीब्रांड करती थी। उस समय CDs पे ब्रोशर्स निकले थे तो वो बनाती थी। मैंने कुछ काम उदयपुर में किया, कुछ दोस्तों ने बहुत साथ दिया। फिर मेरे जब दूसरा बेबी हुआ तो ब्रांडिंग जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है और आपको लंबा एंगेजमेंट देना होता है। जब बच्चे छोटे होते हैं आपको बच्चों को भी समय देना होता है, वो आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है, बाकी तो सब ठीक है। तो आई मूव्ड इनटू ट्रैवल। ट्रैवल का मुझे बहुत पैशन है, लाइक द अदर 100 थिंग्स, बट आई लव ट्रैवल। एंड मुझे हमेशा ये लगता था कि पीपल फ्लीस यू इन ट्रैवल, दे डोंट गिव यू द एक्सपीरियंस एंड दे चार्ज यू अ लॉट ऑफ मनी। So I restructured Incept Designs to become a curated travel company for inbound travelers. Okay. So even today I run it with a great passion, and I love creating experiences for people based on interest. So मेरा काम ज़्यादा करके जो फॉरेन से ग्रुप्स आते हैं, लोग आते हैं, मैं सिर्फ हाई एंड काम करती हूँ। उनको मैं इंडिया ऐसे दिखाती हूँ कि वो सोचते हैं कि हम तो बड़े गरीब देश से आए, ये देश तो बड़ा अमीर है। और ये मुझे हमेशा लगता है कि इस देश से अमीर कोई देश नहीं है, ये आज भी सोने की चिड़िया है। इस देश के लोग इतने एंटरप्रेन्योरियल हैं, छोटे से छोटा आदमी कितने जुगाड़ लगा के अपना जीवन कितने अच्छे से बिताता है। हर आदमी अपने जीवन में मन मौजी है, और इस देश की ये सबसे अच्छी क्वालिटी है। इस देश में हर आदमी कुछ ना कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, मेहनत करता है। एंड जब लोग बाहर से आते हैं, मैं यही इंडिया लोगों को शोकेस करके दिखाती हूँ, चाहे वो महल हों, चाहे वो नदियाँ हों, चाहे वो पहाड़ हों। यहाँ से आज तक मैंने 14 साल से लोगों के लिए क्यूरेटेड ट्रैवल किया इंडिया में। आज तक कोई मेरे को ये नहीं बोल के गया कि वी हैड अ बैड एक्सपीरियंस। सब ये बोल के गए, वी कुडंट बिलीव व्हाट वी सॉ, and that is the true India, and I'm very proud to be an Indian. So I think कुछ patriotism है, कुछ local लोगों को बढ़ावा देना है। अभी recently I also started working a little with my husband because I enjoy industry, and he's like, अब बच्चे जो हैं वो बड़े हो गए हैं, पढ़ने चले गए हैं, तुम थोड़ा सा काम मेरे संग भी करो। तो थोड़ा बहुत वहाँ भी योगदान कर रही हूँ। वहाँ तो बड़े धुरंधर हैं, मैं तो बहुत छोटी सी चीज़ों पर सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है, और अच्छा भी बहुत लगता है जब आप अपना दिन जो है कुछ प्रोडक्टिव करने में निकालते। नित्या मैम, बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करके। एंड लाइकवाइज मुझे ना मतलब ऐसा फील हो रहा है कि मैं किसी से बहुत सारा ज्ञान एब्जॉर्ब कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा नहीं हो जाए ज्ञान। फ्री तरीके से ये पॉडकास्ट चल रहा है। एंड बहुत रेयर होता है ऐसा कि किसी पॉडकास्ट में आपको सोचना नहीं पड़ता कि आपको क्या बात करनी है, सब चीज़ें अपने आप फ्लो में होती हैं। एंड इसी फ्लो को कंटिन्यू करते हुए मुझे ये जानना है मैम कि जो ये घरेलू नुस्खे हैं, एंड स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट योर बुक,
इसमें आज की जो हमारी ये फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल है, हम पूरे दिन भाग रहे हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, इंस्टाग्राम रील्स हो गई, दुनिया मतलब नो वन इज टेकिंग अ ब्रेक. आइदर यू आर डूइंग सम वर्कआउट, आइदर यू आर डूइंग सम जिमिंग, या फिर उसके बाद आप खेलने चले गए, पिकल बॉल चले गए, पूरे दिन काम करा. ब्रेक कोई नहीं लेता, वरना रात को आप सोशलाइज करने जा रहे हो. सो फुल लाइफ हैज़ सम, मतलब एवरीथिंग, देयर इज़ नो ब्रेक. तो क्या ब्रेक लेना लाइफ में ज़रूरी है? बॉडी को रेस्ट देना भी ज़रूरी है? एंड क्या ऐसी आयुर्वेद में चीज़ें हैं जो आपकी बुक में आपने मेंशन करी हैं जो हमें यूज़ करनी चाहिए? मतलब व्हाट शुड वी डू इन दिस फास्ट पेस्ड लाइफ? सो आपने बहुत सही कहा, लाइफ भी फास्ट पेस्ड है, फूड भी फास्ट है, सब कुछ फास्ट है, खाली हम फास्ट करते नहीं हैं. कभी कभी अपने बॉडी को ब्रेक देना ज़रूरी है. लाइफ को ब्रेक देना मैं बिलीव नहीं करती हूँ फ्रैंकली, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में खुद भी ब्रेक बहुत ही कम लेती हूँ. जब बॉडी बोलती है अब मैं ब्रेक हो जाऊँगी तभी ब्रेक लेती हूँ. मगर आई थिंक मुझे कभी एनर्जी की कमी लगती ही नहीं है. ऐसे लगता है कि एनर्जी इज़ फ्लोइंग. सुबह उठ के एक तो हर इंसान को 1 घंटा अपने आप को देना चाहिए. आपको जब काम पे निकलना है उससे एटलीस्ट 1.5-2 घंटे पहले आप उठिए, ये बहुत ज़रूरी है. मैं लेट नाइट्स में बिलीव नहीं करती हूँ, मैं अर्ली मॉर्निंग्स में बिलीव करती हूँ. एंड आई थिंक दैट इज़ द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी. सुबह उठ के मैं 1 घंटा सिर्फ अपने आप को देती हूँ. उसमें आई थिंक आई प्लान माई डे. इसमें आयुर्वेद का इतना रोल नहीं है जितना कि आपकी बॉडी और माइंड को कोऑर्डिनेट करने का रोल. एंड इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट एज अ पर्सन हु इज़ बिजी, हु इज़ एक्टिव, टू गिव योर सेल्फ दैट 1 hour टू अब्जॉर्ब. मैं म्यूज़िक सुनती हूँ या मेडिटेशन करती हूँ, पर सुबह का 1 घंटा मैं किसी को नहीं देती. आई डोंट लाइक मॉर्निंग्स जहाँ पे उठते से ही मुझे कुछ ना कुछ काम करना हो. फिर खाली पेट पे जो मेरे नुस्खे हैं उनमें से सुबह अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम ना हो, अगर हो भी तो भी अगर आप 1 चम्मच A2 का घी खाएं खाली पेट, उससे आपको बहुत आराम मिलता है. क्योंकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक लेयर मिलता है, एक्स्ट्रा एसिड अब्जॉर्ब होता है और आपका स्टमक जो है रीसेट होता है टू अब्जॉर्ब ऑल द जंक यू आर गोइंग टू पुट इनटू इट इन द डे, इंक्लूडिंग द स्ट्रेस, एंग्जाइटी. हर चीज़ से आपको थोड़ा सा ब्रेक मिलता है. सुबह पहले जो चाय कॉफ़ी पीते हैं वो एसिड अपने पेट में डालते हैं. उसकी जगह आप ज़ीरा और धनिया का पानी पीजिए. आपके बॉडी में जितने टॉक्सिन्स इकट्ठे हुए हैं वो निकल जाते हैं. एंड देन यू हैव योर ब्रेकफास्ट. दीज फ्यू थिंग्स, जैसे हाजमे का प्रॉब्लम है वो रात को सौंफ का पानी पी के सोए. जिसको सुबह जो है वाटर रिटेंशन लगती है वो धनिया का पानी पिए. जिसको कोई भी प्रॉब्लम ना भी हो वो थोड़ा सा ज़ीरा और धनिया का पानी उबाल के पिएं छान के. वो बहुत अच्छा होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है बॉडी के लिए. घी तो 1 चम्मच सबको खाना ही चाहिए सुबह उठते ही, कोरा घी बिना एनीथिंग. आजकल बहुत लोगों को इन्फ्लेमेशन हो रहा है और ये भी आपकी फ़ास्ट पेस लाइफ जिसमें आप फ़ास्ट पेस केमिकल खाना खा रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है. सब खाना जेनेटिकली मॉडिफाइड है, सब खाने में कोई ना कोई तरह का मिलावट और केमिकल्स हैं. तो अगर आप एक क्यूरक्यूमिन की, एक हल्दी की टैबलेट सुबह खाएं, या हल्दी थोड़ी सी काली मिर्च के संग और थोड़ी सी सौंठ पाउडर के संग मिला के उसको अगर कोरा खा सके पानी के संग तो बेस्ट है, नहीं तो आप उसको पानी में मिला के खाएं. इससे आपके बॉडी की इन्फ्लेमेशन कम होएगी और आप दिन भर दौड़ने के लिए तैयार हो. मेरी किताब में एनर्जी बूस्टर्स, डेली न्यूट्रिशन, ये सब के बारे में मैंने एक चैप्टर ज़रूर इंक्लूड किया है. और मैं जो भी मेरी किताब पढ़ेंगे मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने रिव्यूज़ ज़रूर डालिए. मेरी किताब जो है वो अमेज़ॉन पे आएगी, तो आप अपनी रिव्यूज़ ज़रूर डालिए. ये किताब जो है मेरे लिए कमर्शियल चीज़ नहीं है, ये मेरे मन का एक हिस्सा है, मेरे जीवन का एक हिस्सा है जो मैंने सबसे बांटने की कोशिश की है. तो अगर आपको मेरी किताब में कुछ अच्छा लगा या कुछ नहीं भी अच्छा लगा या आप कुछ और देखना चाहते हो
तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं एक और किताब लिखूँ जिसमें आपके जो चीज़ें हैं जो अनएड्रेस्ड रह गई हैं उनको मैं एड्रेस कर सकूँ, या जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगी हैं उनके संग मैं एंगेज करके आपकी शक शुबा या जो भी तकलीफ़ें उनको दूर कर सकूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मुझे मैम आपकी बात सुन के ये समझ में आया है कि लाइफ तो चेंज होने से रही, आपकी लाइफ में जो काम आपको करना है यू हैव टू गो थ्रू दोस डेली करेक्ट। डेली थिंग्स दैट यू आर डूइंग, बट उसके साथ कुछ बेसिक गलतियां हम लोग कर रहे हैं जो, जैसे हम सुबह उठते चाय पी लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं, बहुत लोग खाली पेट, आई थिंक पता नहीं कहाँ से आया है ट्रेंड, पर हम सालों से ये चीज़ें देखते आ रहे वेस्टर्न हैं। ट्रेंड है, इंडिया में तो कोई नहीं करता, पुराने लोग कोई नहीं पीते थे, सब सुबह उठ के कोई अर्जुन छाल पी रहा है, कोई, मेरी दादी सुबह उठ के घास की चाय पीती थी। हम घास लूजली कहते हैं क्योंकि भगवान जाने क्या होता था उनकी चाय में, चाय के सिवा बाकी सब कुछ होता था। शी लिव्ड विथ कैंसर फॉर 3 years, डिड नॉट ट्रबल एनीबडी, शी पास्ड अवे इन कोविड, बट जिस दिन वो गुजरी है उसके एक दिन पहले उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि बेटा मेरे घर में कोई लोग आ रहे हैं, मुझे टाकोस बनाना है, रेसिपी बताना। 85-86 की एज थी उनकी, कैंसर था उन्हें, पर रुकी नहीं वो, जिस दिन पूरी शांत हुई है उसी दिन शांत हुई। और वो इसलिए सब कुछ कर सकती थी क्योंकि वो घास की चाय पीती थी, चाय मतलब नहीं पीती क्योंकि थी। उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बेसिक बॉडी में डाली हैं जो आज की नई जनरेशन बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रही है। हम लोग मेरे ख्याल से रेगुलरली फास्ट फूड एंड एनीथिंग विच इज़ डिलीवर्ड फास्ट ऑन स्विगी, मे बी ऑल टाइप ऑफ स्नैक्स दैट आर कमिंग विद डिफरेंट केमिकल्स, वो रोज़ कंज्यूम हो रहे हैं। उसके अलावा आइसक्रीम, कॉफ़ी एंड लॉट ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स। देखिए, मैं कभी भी यंगर जनरेशन के संग अनपॉपुलर नहीं होना चाहती, मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं, तो मैं स्विगी के खिलाफत में तो कुछ नहीं बोलूँगी मगर ये बात सही है कि अगर आप अपना रोज़ का खाना अच्छा रखें और वीकेंड पे थोड़ी बदमाशी कर लें तो बॉडी आपका साथ देगी। देखिए, सारा खेल जो है इम्यूनिटी का है। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, अगर आपका जो पेट है वो ठीक है, तो आपके जीवन में कोई भी बीमारियां नहीं आएंगी। आज का एक दूसरा किलर है स्ट्रेस। स्ट्रेस से बचने के लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। यंगर जनरेशन अब धीरे धीरे इसको समझ रही है, ड्रिंकिंग का कल्चर कम हो रहा है, अल्कोहल से भी ब्रेन जो है वो डिप्लीट होता है, न्यूरॉन्स मरते हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए, एक आस्तिक का जीवन जीना आसान नहीं है और जीवन में मज़े लेना भी बहुत ज़रूरी है, पर कुछ आदतें अगर हम सुधार लें तो जीवन अच्छा चलेगा, लंबा चलेगा और सुखमय रहेगा। नहीं तो आप डॉक्टर और अस्पताल से बहुत मुलाकात करोगे और आपके मेहनत से कमाए हुए पैसे सिर्फ उसके तरफ चलते जाएंगे। मेरे हिसाब से एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, रुकना नहीं चाहिए, मगर खाना साफ खाइए, घर की बनी हुई सब्जियां खाइए डेली रूटीन में। वीकेंड पे बदमाशी कीजिए, कुछ नहीं होगा, शरीर सही चलता रहेगा। एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी है, आप घर के छोटे मोटे काम खुद कीजिए, थोड़ा सा घर में खुद चलिए, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और आपकी एक्टिव, जितनी लाइफ एक्टिव रहती है उतने आप सही रहते हो, क्योंकि पेट सही रहता है। मैम, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि लोगों को अगर हम समझा भी देते हैं ना, तब भी बहुत बार लोग इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। सो व्हाट इज़ योर स्टाइल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन? मतलब आप खुद कैसे इस चीज़ को अपने रूटीन में इम्प्लीमेंट करते हो? और अगर कोई इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहता है, छोटी छोटी चीज़ें जो आपने बताई आपकी बुक के थ्रू या आपकी बुक रीड करके, उसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं, इफ़ समवन वांट्स टू फॉलो दोज थिंग्स, क्या शेड्यूल उनको फॉलो करना चाहिए? मतलब कैसे अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा ट्विक करा जा सकता है? देखिए, हर इंसान की लाइफस्टाइल उसके जो परिस्थितियाँ उसके अराउंड रिवॉल्व करती है, एंड नॉट बीइंग इनसेंसिटिव टू दैट, आई वुड से that everybody knows themselves best. If you really believe that you want to stay healthy and fit, you want to live long, the first important thing is to fall in love with yourself. And I think, that वो कभी खुशी कभी गम में करीना कपूर बोलती हैं, मैं अपनी फेवरेट हूँ। हर इंसान को अपना फेवरेट होना चाहिए।
अगर आप अपने आप से खुश होंगे, आप अपने आप को प्यार करेंगे, तो आप हर काम करने के लिए समय खुद ब खुद निकालेंगे। यदि आप अपने से दुखी हैं, अपने आप से नाराज़ हैं, आप अपने लिए समय नहीं निकालेंगे, क्योंकि आपको अपना जीवन व्यर्थ लगेगा। तो मेरी एडवाइस सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो अपने आप से प्यार करते हैं, और उनके लिए भी है जो अपने आप से प्यार नहीं करते हैं। फॉल इन लव विद योर सेल्फ, बिकॉज देर इज़ ओनली वन ऑफ यू। एंड आई थिंक आयुर्वेद इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझता है कि हर बॉडी यूनिक है। देर इज़ नो वन साइज फिट्स ऑल, विच इज़ वाई मेरे को अपना दिन भरा हुआ अच्छा लगता है। मुझे बहुत लोगों से मिलना अच्छा लगता है, नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है, नई चीज़ें सीखनी अच्छी लगती हैं। फॉर मी एज इज़ जस्ट अ नंबर। जिस दिन मेरी बॉडी बोलेगी कि आप नहीं चल सकते हो, मैं फिर भी कोई तरीका निकालूंगी कि मैं चलते रहूं। और मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन स्टीफन हॉकिंग है, जो कि एक व्हीलचेयर पे बैठ के ब्लैक होल्स डिस्कवर किए उन्होंने। दुनिया को इतना सारा रिसर्च करके दिया, खाली पलकें झपक के। व्हाट एक्सक्यूज़ डू वी हैव? हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, वी आर एब्सोल्युटली ओके एंड नॉर्मल। God has given us such a beautiful world. There's no reason to be unhappy. We should keep running till we can. The day we can't run, we should wear prosthetic legs and run, but we should never stop running. मैम इतना ज़्यादा मोटिवेशन दिया ना आपने सोच से मंजिल तक पे, ये वाला तो इंस्टाग्राम पे रील के तौर पर डालना पड़ेगा। मतलब मुझे यहाँ से बैठे बैठे गूज़बम्स आ रहे थे कि कुछ करना है। नहीं, बिल्कुल करना है। मैं तो देखती हूँ मेरे फादर इन लॉ जो हैं, अब मैं जब आई थी तब यंगस्टर थे और अब काफ़ी एज के हो गए, मगर मुझे हमेशा जब मैं उनको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो मुझसे यंगर हैं। उनमें इतनी ऊर्जा है, वो इतना लोगों को हंसाते हैं और वो इतना खुश रहते हैं। उनके पॉजिटिव एटीट्यूड से इतना कुछ सीखने को मिलता है। वो मेरी प्रेरणा है। उनको देख के मुझे लगता है जीवन की इतनी ऊर्जा होना, इसलिए वो इतना कंट्रीब्यूट किए हैं सोसाइटी को, क्योंकि उनमें जीने की इतनी पैशन है, एनर्जी है जीने के लिए। और वो हर चीज़ के लिए क्यूरियस हैं आज भी। वो हर चीज़ सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और उनसे हम 100 चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि वो 150 चीज़ें सीखते हैं। मैम मुझे आपसे एक सवाल और ये पूछना है कि जैसे हमने अभी बात करी बीइंग मोटिवेटेड एंड लविंग योरसेल्फ, है ना, तो ये दो जो चीज़ें हैं, लोग खुद को पसंद आजकल नहीं भी करते हैं बिकॉज ऑफ द इंस्टाग्राम जनरेशन और मे बी थ्रू द सोशल मीडिया। बहुत सारे लोग especially the younger generation, stress, anxiety and depression is also a part of our society, and ये धीरे धीरे करके यंग जनरेशन में ज़्यादा आ रहा है बिकॉज एक्सपेक्टेशन लोगों की बहुत ज़्यादा है, एंड मे बी उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जितना सब लोग सिर्फ इंस्टाग्राम पे अच्छी लाइफ स्टाइल देख के, अच्छी रील्स देख के सोचते हैं कि हमारे को भी वही सारी चीज़ें मिल जाएँ। एंड जैसे आपने बताया, इन ऑर्डर टू अचीव ऑल दोज थिंग्स आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको डेली एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, एंड यू हैव टू स्टे फिट ऑल्सो, स्टे हेल्दी। सो मुझे ये जानना है कि अगर किसी को अल्ट्रा परफॉर्मेंस करनी है लाइफ में, उसमें दिमाग का बहुत बड़ा रोल होता है। इज़ देयर एनीथिंग स्पेसिफिक इन आयुर्वेद जहाँ पे ब्रेन को बूस्ट करने के लिए या ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए या अपने मूड को एलिवेट करने के लिए कोई ऐसा नुस्खा है जो लोगों को फॉलो करना चाहिए इन ऑर्डर टू कीप देमसेल्व्स हेल्दी एंड ब्रेन को भी उतना ही एक्टिव रखने के लिए? ऐसी कोई चीज़ें फॉलो करनी चाहिए क्या? देखिए, आयुर्वेद इज़ अ वे ऑफ लिविंग, इट्स अ होलिस्टिक। आई थिंक एंग्जाइटी बचपन से हमें डाल दी जाती। अब हम जब थे, छोटे थे, तो हम जो भी करते थे, जैसा भी, हमारे पेरेंट्स इतना अप्रिशिएट करते थे कि हमें लगता था हमसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता है। धीरे धीरे वो जमा होते होते वो कॉन्फिडेंस बन गया। आज के दिन हम अपने बच्चों को इसलिए इतना पुश करते हैं क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, क्योंकि आबादी ज़्यादा है, सीट्स कम है। हम हर चीज़ के लिए बच्चों को पुश करते, पर उनको ये बोलना भूल जाते हैं हाउ प्राउड वी आर ऑफ देम। इट स्टार्ट्स देयर। जो आपके बचपन का ट्रॉमा या ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं, वो ही आपका पर्सनालिटी बनाती है, आपकी पर्सनालिटी बनाती है। मेरे में कॉन्फिडेंस इतना है कि चाहे मुझे कोई बोल दे कि तुम कितने ही रद्दी हो, मैं कभी मानूंगी नहीं। ठीक है भैया, तुम्हारी ओपिनियन है, अपने पास रखो, मैं नहीं मानती। क्योंकि हमारे दादा दादी, माँ बाप सब ने बहुत हमको
ये चीज़ बोली कि तुमसे बेहतर तो कोई है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई है नहीं. इट स्टार्ट्स देयर. बट जहाँ तक आयुर्वेद का सवाल है, लाइफ में गर्मी जो होती है वो पचाने के लिए चाहिए, मगर गर्मी से स्ट्रेस और एंजाइटी भी बहुत. एक नुस्खा जो एंजाइटी और स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, एक तो ब्रीदिंग. अगर आपने बॉक्स ब्रीदिंग की, अनुलोम विलोम जिसे कहते हैं या ब्रह्मरी जिसे कहते हैं, उससे स्ट्रेस बहुत डाउन होता है, क्योंकि वो आपके बॉडी में साउंड वेव्स भेज के या थ्रू ब्रीदिंग, थ्रू होल्डिंग ऑफ ब्रेथ, आपकी बॉडी के सेल्स को रीजनरेट करता है. व्हेन यू होल्ड योर ब्रेथ, ब्रेथ इज द एक्सिलर ऑफ लाइफ. व्हेन यू होल्ड योर ब्रेथ, your whole body starts thinking that it's going to die because there is no oxygen coming into the body. So all your growth cells, they disperse in your body and regenerate and rejuvenate. So your immunity boosts. It tries to save your body from dying. That is why it is very important to do box breathing, where you breathe in, you hold your breath, and you breathe out, then again hold your breath. Brahmari again is one such technique which really helps in reducing stress and tension. A very simple, अगर आपको कुछ भी नहीं करना है, तो जो आपके स्कल का पीछे का बेस है, उस पर एक आइस पैक या आइस क्यूब्स लगाएं. नॉट डायरेक्टली किसी चीज़ में लपेट के, नहीं तो इट कैन गिव योर स्किन बर्न्स. और आपकी जो नेवल है उस पर भी एक आइस पैक लगाएं. दिस कूल्स योर एंटायर बॉडी. आप ये भी नहीं कर सकते तो ऑफिस में बैठे अपने पैर के तलों में आइस पैक्स लगाएं. एक बहुत अच्छी स्ट्रेस रिड्यूसिंग प्रैक्टिस और एक टॉक्सिन रिमूवल प्रैक्टिस है कि आप अपने घुटनों तक पैर ठंडे पानी में थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट डाल के और थोड़ा सा नींबू और अदरक डाल के कटा हुआ, और पैर भिगाएं 15-20 मिनट, तो आपके बॉडी के सारे टॉक्सिन्स, मसल का पेन सब टन के पैरों से निकल आता है. गर्मियों में आलू को छील के उसको घिस के आँखों पे लगाएं. उससे आपके आँखों की गर्मी जाती है और स्ट्रेस बहुत कम होता है. ऐसे कई नुस्खे हैं किताब में जो स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए भी काम करते हैं, गर्मी हटा के. ठंड के मौसम में भी शरीर में गर्मी होती है, ये मत सोचिए कि सिर्फ समर्स में होती है. ये नुस्खे हर मौसम में काम देते हैं. अमेजिंग मैम. मतलब मैं जब इन सब चीज़ों को सुन रहा हूँ तो मुझे ये लग रहा है कि मतलब कितना ज़्यादा ज्ञान अवेलेबल है हमारे ग्रंथों में, आयुर्वेद में. एंड लोग, मेरे को लगता है कि पता नहीं क्यों उसको भूलते जा रहे हैं. हम लोग ये वेस्टर्न मेडिसिन की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं धीरे धीरे. बट आई थिंक इट इज़ हाई टाइम, जैसे आपके जैसे ऑथर्स एंड जिस तरीके से आपकी जनरेशन, मेरे को लगता है सबसे क्रिटिकल जनरेशन है ये आपकी, जो इस समय पे ज़रूरी है लोगों को ये वापस से नई जनरेशन को गाइड करना, उनको पॉडकास्ट और ऐसे नए पैटर्न्स के तौर पे समझाना कि यार ये सब चीज़ें इस्तेमाल करो, ये नुस्खे घर के हैं एंड ज़ीरो कॉस्ट. आई थिंक अगर रोज़ हम इस्तेमाल करेंगे इसकी कोई कॉस्ट भी नहीं है, एंड लॉन्ग टर्म सेविंग ऑफ गोइंग टू द हॉस्पिटल एंड पेइंग दोज बिल्स. आई फील जो आजकल की दवाइयाँ, जो ये वेस्टर्न कल्चर हमारे कल्चर में आ रहा है, आप कभी भी देखिए जितने वेस्टर्नर्स हैं दे टर्न ईस्ट फॉर पीस. आप ईट प्रे लिव देखिए, उसमें भी द पर्सन हैज़ कम टू इंडिया, टू थाईलैंड टू सीक रिस्पाइट फ्रॉम देयर लाइफ. इट इज़ अ लोनली इंडिविजुअलिस्टिक लाइफ. हमारे पास परिवार है हमको प्रेम देने के लिए, हमारे पास जड़ी बूटी है अपने आप को हील करने के लिए, पर हर आदमी जो है क्विक फिक्स में लगा हुआ है. और ज़रूर फेविकॉल का जोड़ मजबूत होता है, मगर जो ये दवाइयों का जोड़ है ये आपके जोड़ों में दर्द करता है. आप देखिए एंटीबायोटिक कल्चर ने क्या किया है, आपके सारे पेट की बैक्टीरिया को बिगाड़ दिया है. उससे आपको कितनी दवाइयाँ और खानी पड़ती हैं. एक दवाई दूसरी दवाई के पास ले जाती है, दूसरी तीसरी के पास. मैं ये नहीं कहती हूँ डॉक्टर के पास मत जाइए दवाई के लिए, दवाई मत खाइए, मगर छोटी छोटी चीज़ों के लिए हरदम डॉक्टरों के पास जाना ज़रूरी नहीं होता. ये आपकी बॉडी को आप ऐसा आहार दीजिए, ऐसा खाना दीजिए जो दवा बन जाए. आप अपने आप को सेल्फ हील कीजिए. अगर कोई चीज़ आपको क्रॉनिकली ट्रबल कर रही है, अक्यूटली ट्रबल कर रही है,
तो डॉक्टर के पास जाके इन्वेस्टिगेट कराइए। अगर वो चीज़ कोई बड़ी चीज़ नहीं हो तो सेल्फ हीलिंग कीजिए। आई रियली बिलीव कि 3,000 5,000 साल पुराना ज्ञान टाइम टेस्टेड भी है और बेटर भी होगा, क्योंकि वो इतने सालों से चला आ रहा है। जो नया ज्ञान है वो लॉन्गेविटी तो दे रहा है, मगर क्या आप बिस्तर पे अपना जीवन निकालना चाहते हैं? लॉन्गेविटी शुड बी विथ एनर्जी, विथ zeal, with zest for life. Just existing is not living. तो मुझे ये लगता है कि जो आयुर्वेद की दवाइयाँ हैं, they cure issues from the root. They heal you from within. They support your organs. They support the natural way of living. आप जानवरों को ही देखिए, नेचर में कौन से वेट के पास जाते हैं वाइल्ड एनिमल्स, पर वो अच्छा लंबा जीवन जीते हैं, अपने आप को अपने सलाइवा से हील करते हैं, जो जंगल में जड़ी बूटियाँ उससे हील करते हैं। एंड आई थिंक दैट इज़ द करेक्ट वे ऑफ लिविंग। सो नित्या मैम, ये पॉडकास्ट में पूरे टाइम मेरे फेस पे स्माइल रही है एंड मुझे ना ये गलती हो गई मेरे से, मुझे इसमें एक डायरी लेके और बैठना चाहिए था। वो तो अच्छा है, हम पॉडकास्टर है तो हम वापस से इसको देख के सारे नुस्खे जो आपने बताया है ना, ये सब पूरी टीम ही नोट कर रही है और हम लोग सब इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। एक बुक ले लीजिए आपकी फैमिली के लिए, एक लेगेसी। अब बोलते हैं ना कि गोल्ड छोड़ जाते हैं। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि ये बुक मैंने लिखी है, इस बुक में बहुत लोगों का योगदान है। मैं तो सिर्फ इसको उतारने वाली हूँ, ईश्वर देते गए दिमाग में, मैं लिखती गई। मगर इसमें इतने सारे गोल्डन नुस्खे हैं जो आपके जीवन को बेटर करने के लिए और आपकी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। इनमें से काफ़ी तो मैं भी आजमाती हूँ, क्योंकि सबके डेली जीवन में कुछ ना कुछ चलते रहता है। जो एप्सम सॉल्ट का नुस्खा मैंने आपको बताया, मेरे बाएं पैर पे अंगूठा टूटा हुआ है, अभी मैं गिर गई थी, तो मैं वो रोज़ कर रही हूँ। और डॉक्टर ने कहा था 8 वीक्स लगेंगे हील करने में, टो को मूव करने में। 2 हफ्ते हुए मेरा टो मूव कर रहा है। और मैं हल्दी खाती हूँ रोज़ सुबह इन्फ्लेमेशन के लिए, मैं घी खाती हूँ। मैं एक और नुस्खा मैं बताऊँगी, जिन लोगों को लिवर रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, लिवर में ग्लाइकोजन या फैट बढ़ जाता है आपके स्विगी के खाने से, तो उसको हटाने के लिए सुबह खाली पेट 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच दालचीनी पाउडर, 1 छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर, 1 चुटकी नमक लेके उबालिए। हीट से निकाल के आधा नींबू का रस डाल के उसको पीजिए। आपके बॉडी का सारा ग्लाइकोजन निकल जाएगा, आपकी स्किन चमकेगी, आपके सारे स्किन के प्रॉब्लम्स चले जाएंगे। और इसमें कोई कॉस्ट नहीं है, खाली दालचीनी जो आपके रसोई घर में। अमेजिंग मैम, ये ना सारी चीज़ें मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि हमें ये बुक में मिल रही हैं एंड इन अ समरी फॉर्म मिल रही हैं। एक आई कैन अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ एफर्ट इट टेक्स टू राइट अ बुक, है ना। आपको ये सारा डाटा इकट्ठा करने में और इसको फाइनली एक बुक की फॉर्म में लॉन्च करने में एक बहुत एफर्ट लगा होगा। एंड कैसे आपने ये जर्नी मतलब कंप्लीट करी, क्या थॉट प्रोसेस था जब आपने सोचा कि ऐसा यार इसको बुक की फॉर्म में लेके आते हैं, एंड हाउ डिड यू अचीव दैट जर्नी? क्योंकि हमारा जो शो है वो है सोच से मंजिल तक, एंड वो जो सोच थी कि कुछ ऐसा बनाना है, आप इसको कॉन्क्रीट मंजिल तक कैसे लेके आए हो? सोच मेरी नहीं थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैं चाहती थी लिखना, पर किस पे लिखूँ, क्या लिखूँ। मैंने एक किताब शुरू ज़रूर की थी लिखनी, विच वॉज अबाउट स्मॉल टाउन सोसाइटीज़ एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम बिग टाउन सोसाइटीज़। एक कॉमेडी टाइप की बुक थी। मैं ज़्यादा उसको लिख नहीं सकी। जब मेरी फ्रेंड अश्मी करके हैं, बड़ी स्वीट है, उन्होंने मेरे को बोला, नित्या जब घर में कोई बीमार होता है मैं तुम्हें फ़ोन करती हूँ, मुझे कभी कभी ख़राब भी लगता है, रात के 2 बजे भी तुम्हें उठा देती हूँ, और कभी तुम फ़ोन नहीं उठाती हो, तुम कहीं बिज़ी होती हो, तो मैं परेशान हो जाती हूँ, तुम ये लिख क्यों नहीं देती? वो मेरी प्रेरणा थी। मेरे को ऐसा लगा कि अश्मी की आवाज़ में दादी बोल रही है कि जो तेरे को सिखाया दूसरों को भी तो सिखा। एंड आई थिंक वही मेरी प्रेरणा थी। इसको मंजिल तक लाना इतना आसान नहीं था। मैंने आपको कहा, मंजिल से रोकने वाला डर था। मुझे लगता था कि इतनी मेहनत करूँगी, कोई पढ़ेगा नहीं, मुझे
पता नहीं, एक डर सा था, लिख पाऊंगी क्या, अच्छा लिख पाऊंगी क्या, किताब कोई पढ़ेगा भी, नहीं भी पढ़ेगा तो एटलीस्ट ख़राब किताब तो नहीं होगी, किसी को इससे नुकसान तो नहीं होगा। बहुत सारे डर थे। 2 साल पहले मैंने ये किताब शुरू की और फिर 2 साल छोड़ दी। मैंने ये किताब, आप विश्वास नहीं करोगे, 2.5 महीने में लिखी। जब मेरे फादर इन लॉ अस्पताल में थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं बाहर बैठी रहती थी और मैंने किताब बैठ के लिखी है। तब मेरे को यही लगा कि डर के आगे जीत है और जीतना ज़रूरी है अपने डर से, चाहे कोई पढ़े ना पढ़े, एक बार कोशिश तो करें कुछ अच्छा करने की। ये किताब जो है, इसको मैंने बहुत सिंपल रेफरेंस पॉइंट पे बनाया है। इंडेक्स है जिसमें आपको अगर कोई टर्म्स समझ नहीं आते, कुछ अपने देसी टर्म्स हैं जो बच्चों को समझ नहीं आएंगे, हो सकता है आगे बच्चों को समझ ना आए। जैसे आज के दिन संजीवनी बूटी का मतलब किसी को नहीं पता, अगर उसका कोई अनुवाद होता या ग्लॉसरी होती तो आज के दिन संजीवनी बूटी बिक्री होती रादर देन सॉर्बिट्रेट, पर ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने ये कुछ इस दिशा में कोशिश की है। अंग्रेज़ी के टर्म्स मैंने हिंदी में दिए हैं, हिंदी के टर्म्स अंग्रेज़ी में दिए हैं। मैंने किसी कमर्शियल आयुर्वेदिक दवाई को सपोर्ट ना करते हुए मोस्ट दवाइयों के रेसिपीज़ भी दिए हैं। और मैंने इंडेक्स ऐसे बनाया है कि आपके मेडिकल कंडीशन के ऊपर इंडेक्स बनाया है, तो आपको जो भी प्रॉब्लम है आप उस हिसाब से नुस्खा ढूंढ सकते हैं। मगर कई नुस्खे 2-3 मेडिकल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं। इसमें मैंने कुछ, जैसे जल नेति है, उसको करने की विधि है सरल, मगर जिसको नहीं आता है उसके लिए मैंने इलस्ट्रेशंस भी दिए हैं कुछ, कि आपको अगर कोई शक शुबा हो तो आप देख सकते हो। ऑफ कोर्स आज की जनरेशन को कहीं शक शुबा होता है, वो यूट्यूब पे देख लेते हैं, पर मैंने रीडर के लिए लाइफ आसान करने के लिए इलस्ट्रेशंस भी दिए हैं। ज़रूर ये डिफ़िकल्ट रही है जर्नी, मगर ये जर्नी बहुत इन्जॉयबल रही है। मेरे को खुद को बहुत कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि कई जगह मैं फंस जाती थी, क्योंकि कई लोग जो हैं वो टॉपिकल रेमेडीज़ तो कर लेते हैं, लगाने वाले नुस्खे, मगर खाने वाले ईजिली एक्सेप्ट नहीं करते कि इससे मुझे कोई रिएक्शन तो ना हो जाए, जिसमें रिएक्शन दोनों से हो सकता है अगर आपको एलर्जी हो तो मैंने कोशिश की है कि टॉपिकल एंड इंजेस्टेबल दोनों टाइप के नुस्खे दिए हैं। कई बार मैं फंस जाती थी तो मैं दादी के नुस्खों में से निकालती थी। एक किताब मेरी फ्रेंड ने दी थी मुझे देसी नुस्खों की, उसमें से निकाल के ट्राई करती थी, फिर लिखती थी। तो स्लो प्रोसेस था, डिफ़िकल्ट प्रोसेस था, फर्स्ट टाइम प्रोसेस था, पर मेरे को बहुत लोगों ने सपोर्ट किया इस जर्नी में, एंड आई थिंक इसीलिए ये बुक निकल आई। मुझे तो आज तक विश्वास नहीं हो रहा है कि ये बुक बन के निकल आई है। मैम, बुक की ज़रूरत ही नहीं है मेरे ख्याल से। अगर लोग आपको पॉडकास्ट पे सुन लेंगे ना, मेरे ख्याल से उसी से इतने सारे नुस्खे आपने हमारे को बता दिए है। सो पहले तो लोग पॉडकास्ट पे ये चीज़ें सुनेंगे, एंड आई एम प्रिटी मच श्योर कि बुक तो लेंगे ही लेंगे, क्योंकि इट्स अ नीड ऑफ द आवर। यू कैन नॉट टेक मेडिसिन्स एंड यू कैन नॉट लिव एन अनहेल्दी लाइफ। कोई जीना भी नहीं चाहता अनहेल्दी। सही बात। बट अगर ऐसी कोई किताब है जहाँ पर ये सारी चीज़ें हमारे को एक साथ मिल रही हैं, सो आई थिंक वी शुड ऑल अप्रिशिएट एंड स्पेशली प्रमोट द बुक, क्योंकि ये सिर्फ आपके द्वारा लिखी तो गई है, पर ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। करेक्ट। आई थिंक हमारे पूरे भारत के लिए एक बहुत ही बेहतरीन किताब रहेगी, एंड पूरे इंडिया को मैं चाहूँगा कि ये बुक पूरा इंडिया पढ़े, पूरा भारत पढ़े, एंड पूरा भारत इससे हेल्दी बने और मेंटली स्ट्रांग बने। क्यों? एंड इसी नोट पे मैम, पॉडकास्ट के एंड में मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि आपका क्या मैसेज है यंग जनरेशन के लिए? यू आर अ लेगेसी इन योरसेल्फ एंड थैंक यू। आई थिंक बहुत बड़ा शब्द यूज़ कर लिया आपने। पर आप, क्योंकि आपके जैसे लोगों को देखकर लोग इंस्पायर होते हैं, आपकी जैसी पर्सनालिटी से लोग, मेरे को लगता है कि इन्फ्लुएंस भी होते हैं। आप क्या चीज़ उनको, एक ऐसी चीज़ बताना चाहेंगी यंग जनरेशन को जो उनको अपनी लाइफ में फॉलो करनी चाहिए, दैट यू थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम इन देयर करियर एंड इन whatever things they want to pursue? The first thing I'd like to say is health is your only wealth. अगर आपके पास हेल्थ नहीं है तो कितना ही वेल्थ हो बेकार है, सिर्फ डॉक्टरों के जेब में जाएगा। Second thing I would like to say is your body is your temple.
like you worship God every day, treat your body well. Treat it like a temple, keep it clean, keep it healthy, and treat your food as your medicine. ये बिरला जी ने ये बात बोली थी अपने ग्रैंडसन को, और कुमार मंगलम जी ने ये चीज़ कौन बनेगा करोड़पति में बोली थी अमिताभ बच्चन जी को, कि मेरे दादाजी ये कहते थे, यदि तुम खाने के लिए जियोगे तो तुम लंबा नहीं खा सकोगे ना लंबा जी सकोगे, मगर अगर तुम जीने के लिए खाओगे और खाने को अपनी दवा बनाओगे तो तुम हमेशा स्वस्थ रहोगे और लंबा सुखमय जीवन जियोगे। मेरी दादी भी ये कहती थी कि शरीर को जितना कष्ट दोगे शरीर उतना कम कष्ट तुम्हें देगा। तो खूब एक्सरसाइज कीजिए, खूब एक्टिव रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए। स्वच्छ भारत स्वच्छ इंसान से शुरू होता है, तो अपने आप को स्वच्छ रखिए। मेरे बस यही एडवाइस है। अमेजिंग मैम, अमेजिंग, एंड बहुत ही शानदार पॉडकास्ट रहा आपके साथ। थैंक यू। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, एंड द वे द वे यू स्पीक, द वे यू प्रेजेंटेड एवरीथिंग, बहुत अंदर से खुशी है कि आपके साथ मौका मिला हमारे को पॉडकास्ट करने का। इट्स माय प्लेजर, थैंक यू, टोटली माय प्लेजर। एंड हमने बहुत मतलब कितना डाउन टू अर्थ पॉडकास्ट है मैम के साथ ये, एंड स्पेशली बताना चाहूँगा सबको कि इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद भी मैम ने हमारे को बिल्कुल एक ग्राउंड लेवल पर टच करा है अपनी बुक के साथ। एंड मैं चाहूँगा कि आप सब लोग ये बुक ज़रूर खरीदिए। एंड दिस इज सोच से मंजिल तक विद नित्या मैम, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। Thank you for having me.